जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका पार्ट 8, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं उपयोगिता विश्लेषण, गणनावाचक दृष्टिकोण, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एवं समसीमांत उपयोगिता नियम। ये चैप्टर का नाम है। एक एक करके हम इसमें हेडिंग को देखेंगे और उसे समझेंगे। फर्स्ट हेडिंग है उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे उपयोगिता क्या है। ये साधारण नाम है, अक्सर हम इस शब्द को सुने हैं और इसके विषय में जानते ही हैं कि उपयोगिता क्या होता है। साधारण रूप से यदि हम इसको पहचानें तो किसी वस्तु के उपयोग से मिलने वाले लाभ से उपयोगिता को समझते हैं। किसी वस्तु के उपयोग से हमको जो लाभ मिलता है, यदि ज़्यादा लाभ मिलता है तो हम कहते हैं कि वस्तु ज़्यादा उपयोगी है, और कम लाभ मिलता है तो हम कहते हैं कि वस्तु कम उपयोगी है। तो लाभ से ही हम आकलन करते हैं कि कोई वस्तु कितना उपयोगी है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम देखें तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी वस्तु की वह क्षमता अथवा वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से होती है, अच्छे से संतुष्ट होता है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु ज़्यादा उपयोगी है। और यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है मनुष्य की, तो हम कहेंगे कि वस्तु कम उपयोगी है। तो अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता का डिफिनीशन है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होता है। लेकिन साधारण रूप से यदि हम उपयोगिता को देखें तो वस्तु से हमको जो लाभ मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम उपयोगिता को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि उपयोगिता के प्रकार कितने होते हैं। पहला प्रकार है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि की जाए तो होने वाले लाभ को उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु से हमको लाभ मिल रहा है, हमको पसंद है, लेकिन यदि उसमें वृद्धि करते जाएं एक के बाद एक, तो लास्ट में ऐसा आता है कि हमारी जो उपयोगिता है, जो उससे मिलने वाला लाभ है, वो घटता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे हम पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं और फिर हम उसको खरीदना ही नहीं चाहते, उसे पसंद नहीं करते। अर्थात उपयोगिता बिल्कुल घट के 0 हो जाती है। तो अब हम ये समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में यदि हम इकाई दर इकाई वृद्धि करते जाएं तो लास्ट में जो संतुष्टि का पॉइंट होता है, जिसके बाद हमें वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, तो उस समय की जो उपयोगिता होती है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब सीमा के अंत की उपयोगिता। किसी वस्तु की इकाई में वृद्धि करते जाने पर लास्ट वाली वस्तु में हमको जो उपयोगिता मिलती है उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इस प्रकार से करता है तो अंतिम वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। अर्थशास्त्री प्रोफेसर एली ने भी इसको परिभाषित किया है कि एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु की मात्रा की अंतिम या सीमांत इकाई की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक बार फिर हम समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो साधारण रूप से हम ये समझते हैं और हमने अनुभव भी किया है कि किसी वस्तु की मात्रा में यदि हम लगातार वृद्धि करते जाएं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है, क्योंकि जितनी प्रबल इच्छा पहले थी वस्तु के लिए अब उतनी इच्छा रह नहीं गई है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी उपयोगिता बिल्कुल घट जाती है। तो अंतिम वस्तु, जो अंतिम इकाई होती है, उसमें हमको जो उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। सीमा के अंत की उपयोगिता को ही क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। इसी सीमांत उपयोगिता को जैसे हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह है सेबों की संख्या और यह है सीमांत उपयोगिता और यह है कुल उपयोगिता। जैसे मान लीजिए पहला सेब जब हमने खरीदा तो हमको उपयोगी था 4,
जो उपयोगिता की माप है वो 4 है। जब दूसरा सेब खरीदते हैं, 1 हमने बढ़ा दिया तो उपयोगिता घट कर 3 हो गई। तीसरे खरीदते हैं, 1 फिर बढ़ा दिया तो उपयोगिता घटकर 2 हो गई। चौथी बार में उपयोगिता घटकर 1 हो गई और 5वीं बार में उपयोगिता घटकर 0 हो गई। अर्थात यहाँ पर हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए कि अब हमको सेब नहीं चाहिए। कुल उपयोगिता का मतलब होता है कि हम इसको जोड़ते जाते हैं। जैसे पहली बार में उपयोगिता 4 थी तो कुल उपयोगिता भी 4। दूसरी बार में 3 थी तो 4 और 3 हमने जोड़ दिया, कितना आया 7। फिर तीसरी बार में उपयोगिता 2 है तो 7 और 2 को हमने जोड़ दिया 9। चौथी बार में उपयोगिता 1 है तो 1 और 9 को जोड़ दिया 10। 5वीं बार में 0 है तो ये जो 10 है ये तृप्ति बिंदु है। और यदि इसके बाद हम इकाई बढ़ाते जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता फिर माइनस में जाने लगती है, क्योंकि फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, अब ये हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं। अब उसी टेबल को यदि हम ग्राफ से समझें तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई अक्ष पर हमने लिया सीमांत उपयोगिता और एक्स अक्ष पर हमने लिया सेब के टुकड़े। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे जैसे सेब के टुकड़े में इकाई वृद्धि करते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होती है उसकी घटती जाती है। और 1.5 जहाँ पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है वहाँ पर हमें पूर्ण संतुष्टि का बिंदु मिल जाता है। तो 5वीं इकाई में हम पूर्ण संतुष्ट हो गए और वहाँ पे उपयोगिता क्या हो गई 0। तो इस प्रकार हमने ये भी समझा कि जहाँ पर उपयोगिता 0 हो जाती है वहाँ पर हमें पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। तो आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है इस पर आधारित। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। पूर्णतया स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर हमने देखा था कि जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती थी वहाँ पर कुल उपयोगिता कितनी थी 10। जैसे हम फिर से एक बार आकलन करते हैं, ये देखिए जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 थी वहाँ पर टोटल उपयोगिता कितनी है 10। तो इसी पूरे ग्राफ को बनाकर हमें दिखाना है और क्वेश्चन का आंसर को समझाना है कि कैसे हम इसको करें। बाद अगली हेडिंग आती है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता को भी हमने समझा है, सीमांत उपयोगिता फिर उसको क्रम से जोड़ते जाते हैं तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। डिफिनीशन के आधार पर इसको हम समझते हैं कि एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाती है। जब हम इकाई में वृद्धि करते जाते हैं तो जो उपयोगिता हमको प्राप्त होती है, जो संतुष्टि हमको प्राप्त होती है, उसका कुल योग कुल उपयोगिता कहलाती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगली हेडिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछा जाता है, यह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसका मतलब पहले एक व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं और ये हम जानते भी हैं कि यदि हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते जाएं तो हम देखते हैं कि पहली बार में जो फ़ायदा हमको मिला उसके प्रति हमारी जो प्रबल इच्छा थी उसके अगले वाले पार्ट में फिर वो घटती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं और फिर उसे पसंद नहीं करते। तो ये जो इच्छाएं घटती जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और इसको एक अर्थशास्त्री हरमैन हेनरिक गौसेन ने भी डिफाइन किया है और इन्होंने बताया है कि जब हम किसी एक संतुष्टि का बिना किसी व्यवधान के लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती है जब तक उसमें पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। बिना किसी व्यवधान का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, ना हमारी स्थिति में, ना वस्तु की स्थिति में या वस्तु के दाम में, सब स्थितियां समान रहें। तो जो हमारी इच्छाएं घटती जाती हैं इकाई वृद्धि में, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। यह नियम 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला पॉइंट है कि जो कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं लेकिन प्रत्येक इच्छा को तृप्त भी किया जा सकता है।
दूसरा नियम है विभिन्न वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, अतः वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हम बहुत अधिक नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है और वो अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। मतलब कोई भी वस्तु हमें पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकती, पूर्णतया आनंद नहीं दे सकती। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं भी देखते हैं। मान्यताओं में यह है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कैलकुलेशन हम तभी कर सकते हैं जब वस्तु की सभी इकाइयां समान रूप से गुण वाली हों। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा गुण वाली हो, कोई कम गुण वाली हो। तो जो ज़्यादा गुण वाली है उसमें ह्रास का नियम फिर लागू नहीं होगा। जो गुणवत्ता है वस्तु की वो समान होनी चाहिए, तभी हम सही सही सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इकाइयों के उपभोग के समय में अनावश्यक अंतर ना हो। जो समय का डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। नहीं, एक वस्तु हमने आज उपयोग किया और 10 दिन बाद फिर दूसरी इकाई उसका उपयोग करेंगे तो हमारे लिए जो उपयोगी है उतना ही रहेगा। तो उसके लिए जो समय का डिफरेंस है वो भी बराबर होना चाहिए, तभी हम सही से समझ सकते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को। और तीसरा ये है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन ना हो, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। नहीं, कभी कभी नुकसान होने के बावजूद भी वो खरीदता जाता है और ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही उपयोगी है। और चौथा पॉइंट है वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु का मूल्य भी स्थिर रहे। तो ये 4 पॉइंट अगर हमारे लिए ठीक हैं, बैलेंस में हैं, तभी हम सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को समझ सकते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। कोई भी नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कुछ मान्यताएं हैं तो कुछ उसके अपवाद भी होते हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसमें भी कुछ अपवाद हैं, उसको हम देखते हैं कि किन किन जगहों पर सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अपवाद के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के विषय में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो वस्तुएं ज़्यादा दुर्लभ हैं कि जल्दी वो प्राप्त नहीं होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी उपयोगिता ज़्यादा ही समझते हैं और कितना भी मिले उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन है, इस समय काफ़ी महंगी है और ये एक तरीके से दुर्लभ ही मानिए, तो इसकी उपयोगिता हम ज़्यादा ही समझते हैं। और अगर कहीं से हमको मिल रही है, रेट नहीं बढ़ रहा है, उसी रेट पर मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसको खरीदते चले जाते हैं और ये इसकी उपयोगिता घटती नहीं। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम फिर लागू नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उसके संग्रह में ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, मुद्रा की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी ने आज 500 कमाया तो ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा घट गई, वो कल वो 400 कमाएगा। अगर कल 1000 रुपये मिलता है तब भी उसकी इच्छा उतनी ही रहेगी, परसों 2000 मिलता है तब भी उसकी इच्छा उतनी ही रहेगी। तो पैसे के विषय में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। और तीसरा है कविता और संगीत। कुछ कविताएं और संगीत भी ऐसे होते हैं कि व्यक्ति बार बार सुनता है फिर भी उसकी उपयोगिता कम नहीं होती है, तो वहाँ भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। लेकिन कविता और संगीत में कुछ कुछ होता है, लेकिन दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह और मुद्रा की आवश्यकता में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट इसके अपवाद के स्वरूप में। अगली हेडिंग है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसे कंप्लीट जरूर कर लेना, ये भी पिछली बार पूछी गई थी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, हम इसको समझते हैं। मार्शल ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उसे अनेक प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। क्योंकि यदि एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा उसे अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है
तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर उसका प्रयोग पहले में कर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सम सीमांत का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास ऐसी वस्तु है जिसे वो अनेक प्रयोगों में ला सकता है, तो सबसे पहले वो उसमें प्रयोग करेगा जिसमें उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो, जिसमें उसको लाभ ज़्यादा मिले। तो इस प्रकार से वो वितरण करेगा कि जिसमें लाभ ज़्यादा मिलता है उसमें ज़्यादा लगाएगा, और जिसमें लाभ कम मिलता है उसमें वो कम पैसा लगाएगा। तो इस हिसाब से वो वितरण करेगा वस्तु का। यह है सम सीमांत उपयोग, लेकिन इस प्रकार से वितरण करेगा कि उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसके बाद है सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, जिसमें हम वस्तु का वितरण उपयोगिता के आधार पर करते हैं। जो ज़्यादा उपयोगी है उसके लिए ज़्यादा, जो कम उपयोगी है उसके लिए कम, और इस प्रकार से करते हैं कि हमें संतुष्टि भी मिल जाए और वितरण भी ठीक ठीक हो जाए। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि उपभोक्ता का विवेकशील होना चाहिए। जो कंज्यूमर है वो विवेकशील हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, तभी वो एक सही तरीके से वितरण कर सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आय को सोच समझकर व्यक्त करना चाहिए कि हम कहाँ पर लगाएं तो हमको ज़्यादा अच्छा फायदा मिले, अच्छा लाभ मिले। उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसकी रुचि है, जो उसकी आवश्यकता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस हो गया तो सम सीमांत उपयोगिता फिर नहीं रहा। अब समझते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है। तो पहला महत्व इसका है उपभोग के क्षेत्र में। इस नियम के आधार पर ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम से ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि साधनों के अधिकतम लाभकारी संयोगों के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी साधन हमारे पास मौजूद हैं तो हम ये प्रयास करते हैं, इस नियम के अनुसार उसमें सोचते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करें कि हमको लाभ अधिकतम मिले। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। प्रत्येक व्यक्ति कम उपयोगी वस्तु को देकर अधिक उपयोगी वस्तु लेना चाहता है। विनिमय में हमेशा हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कम उपयोगी वस्तु को दे दें और जो ज़्यादा उपयोगी है उसको ले लें। जब देने वाली और प्राप्त करने वाली वस्तु की उपयोगिता समान होती है तब विनिमय कार्य समाप्त हो जाता है। अगला है वितरण के क्षेत्र में। न्यायपूर्ण वितरण के लिए ये जरूरी है कि सभी साधनों को सीमांत उत्पादनशीलता के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाए। जिस प्रकार से हमारा उत्पादन होगा उसी हिसाब से हम वितरण करेंगे। पांचवा पॉइंट है राजस्व के क्षेत्र में। सरकार करारोपण करती है, हम लोगों पे कर लगाती है, और कर द्वारा उत्पन्न सीमांत उपयोगिता समान हो इस हिसाब से काम करती है। सरकार सार्वजनिक व्यय भी इस प्रकार करती है कि उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो समान हो। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह है सम सीमांत उपयोगिता का उदाहरण ग्राफ चित्र। यह है इकाई। इकाई में हम वृद्धि करते हैं और ये x की सीमांत उपयोगिता है, ये y की सीमांत उपयोगिता है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि x गेहूं की मात्रा है और y चावल की मात्रा है। हम देखते हैं कि पहली इकाई में जो गेहूं की उपयोगिता है वो अधिक है, 20 है, और जो चावल की उपयोगिता स्टार्ट होती है वो 16 से स्टार्ट होती है। दूसरी इकाई में गेहूं की उपयोगिता घटकर 18 हो जाती है। तो पहले दो इकाई में हम गेहूं की खरीदारी करते हैं, उसके बाद तीसरी इकाई में हम चावल को खरीदते हैं, पाँचवीं में, चौथे में फिर हम गेहूं खरीदते हैं, पाँचवें में फिर चावल खरीदते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 पॉइंट में हमने गेहूं खरीदा है और 4 पॉइंट में हमने चावल खरीदा है। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपये हैं, गेहूं और चावल का रेट 1 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 6 किलो हमने गेहूं खरीदा और 4 किलो चावल खरीदा।
तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों की उपयोगिता भी हमारे लिए समान है, क्योंकि हमको गेहूं की आवश्यकता ज़्यादा है, चावल की आवश्यकता कम है। तो हमें पूर्ण संतुष्टि भी मिल गई और जो पैसे का वितरण है वो भी समान रूप से हो गया। इसी को यदि हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर हमने लिया है सीमांत उपयोगिता और एक्स अक्ष पर हमने लिया है इकाइयों को। अब जो गेहूं का ग्राफ है वो 20 से स्टार्ट होता है, गेहूं की जो उपयोगिता है वो 0.20 से, और जो चावल की उपयोगिता है वो 0.16 से स्टार्ट होता है। और इसमें हम स्ट्रेट लाइन खींच दिया है एक समांतर। अब 10 पर हमको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। जो पूर्ण संतुष्टि हमको मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? 10 पर, जो लास्ट पॉइंट है, जो अधिकतम हमारे पास पैसा है उसका अंतिम पॉइंट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉइंट 10 पर हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। उसको हमने डॉट डॉट करके चिन्हित कर दिया ए और बी से। और ये दोनों ग्राफ हैं, ये गेहूं का है और ये चावल का है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनावाचक विचार, स्पष्ट कीजिए। या इसी का एक दूसरा रूप आ सकता है कि क्या उपयोगिता मापनीय है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। जो उपयोगिता हम नापते हैं किसी वस्तु का, तो ये क्रमवाचक विचार है या गणनावाचक विचार है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक विचार, कार्डिनल अप्रोच। उपयोगिता मापन का यह दृष्टिकोण जो दिया गया है, सबसे पहले अर्थशास्त्री मार्शल द्वारा दिया गया। यह दृष्टिकोण संख्याओं से संबंधित है, जैसे 1, 2, 3, 4, इससे संबंध रखता है, जिनका एक निश्चित परिणाम होता है, अतः इनकी तुलना करना संभव है। इनके अनुसार उपयोगिता को अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। उपभोक्ता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की गणना मुद्रा में करता है, अर्थात किसी वस्तु के लिए जो कंज्यूमर है, जो कीमत देने के लिए तैयार हो, तो हम यही समझते हैं कि वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि किसी पुस्तक की कीमत को कस्टमर 100 रुपये देने को तैयार है, तो हम कहेंगे कि वो पुस्तक की उपयोगिता 100 रुपये है। ये संख्यावाचक दृष्टिकोण बताता है कि अधिक उपयोगिता वाली वस्तु के लिए वो अधिक कीमत देने को तैयार हो जाता है, कम उपयोगिता वाली वस्तु के लिए कम कीमत देने को तैयार हो जाता है। जैसे यदि वो किसी पुस्तक की कीमत 100 रुपये देने को तैयार है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी उपयोगिता 100 रुपये समझी जाएगी। मूल्य से हम इसकी उपयोगिता यहाँ पर माप रहे हैं। अब ये कितना सही है इसको हम देखते हैं। मान्यताएं, एजम्पशन। पहली चीज़ तो यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मुद्रा की इकाई में मापा जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है, सभी वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है। तो ये 2 पॉइंट ये बताते हैं कि उपयोगिता को हम संख्यावाचक माप सकते हैं, मूल्य से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये भी पूर्णतया सटीक नहीं बैठा और इसमें भी कुछ आलोचनाएं निकल कर आई हैं। आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। पहला चीज़ ये है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में हमेशा परिवर्तन हुआ करता है, महंगाई भी बढ़ती रहती है, कमाई भी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये अगर कोई कस्टमर देने को तैयार है तो उसकी उपयोगिता हमेशा 100 ही रहेगी, कभी कभी 150 भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारण हम ये नहीं समझ सकते कि उपयोगिता उसकी कितनी है। दूसरा यह है कि उपयोगिता चूँकि एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विचार है। जो वस्तु किसी के लिए ज़्यादा उपयोगी है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए कम उपयोगी हो। तो ये एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विचार है, तो इसे किसी वस्तुगत पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। तीसरा यह है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु के भिन्न भिन्न स्थान तथा समय में अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। यहाँ पर स्थान और वस्तु भी महत्व रखता है। किसी स्थान पर कोई वस्तु कम महत्व रखता है, किसी स्थान पर ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस प्रकार से भी हम उपयोगिता को मूल्य में नहीं माप सकते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में कितनी उपयोगिता मिल रही है, इसकी सही जानकारी ज्ञात करना कठिन है।
क्योंकि उपयोगिता पर उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि व स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु को उपयोगिता जानने के लिए कोई वस्तु किसी के लिए कितना उपयोगी है तो उसमें उसकी इनकम भी असर डालती है, फैशन भी, रुचि भी, और उसका स्वभाव कैसा है ये भी असर डालता है। तो हम मूल्य से उसकी उपयोगिता नहीं पहचान सकते। अब दूसरा दृष्टिकोण आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इसका प्रतिपादन अर्थशास्त्री हिल्स, पेरेटो, एजवर्थ ने किया। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु की उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात उपयोगिता का संबंध व्यक्ति विशेष की मनोदशा से है। ऐसी स्थिति में उपयोगिता की माप वस्तुगत पैमाने से नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत धारणा को वस्तुगत धारणा से मापा ही नहीं जा सकता। अब इसका दूसरा पॉइंट है उपयोगिता की धारणा परिवर्तित होती रहती है। ऐसे परिवर्तनशील तत्व की माप करना आसान कार्य नहीं है। अतः उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की नई रीति निकाली गई है। अतः उपयोगिता गणनावाचक विचार न होकर क्रमवाचक विचार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उपयोगिता का मापन है उसे गणनावाचक दृष्टिकोण से न करके क्रमवाचक दृष्टिकोण से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ये भी एक महत्वपूर्ण हेडिंग है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये परिवर्तनशील लागत क्या है। तो हम ये समझते हैं कि परिवर्तनशील लागत क्या है। परिवर्तनीय लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन के परिवर्तनीय घटकों पर लगाई जाती हैं। इन घटकों को तत्परता के साथ अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तनों के साथ समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार एक फर्म शीघ्रतापूर्वक अधिक कर्मचारी भर्ती कर सकती है यदि उत्पादन बढ़ाना है। तो इसी प्रकार एक फर्म अधिक कच्चा माल, अधिक रसायन बिना किसी देरी के मंगा सकती है यदि उसको अपना उत्पादन बढ़ाना है। तो इन घटकों पर जो व्यय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनीय लागत। एक हिसाब से हम समझें कि अगर किसी फर्म को या किसी उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए जो उत्पादन के घटक हैं उसमें भी उसे परिवर्तित करना पड़ता है। घटक का मतलब या तो उसमें कर्मचारी की संख्या बढ़ा दें ताकि उत्पादन हमको कम समय में ज़्यादा मिले, और जो कच्चा माल लगता है, जो सामग्री लगती है उसकी मात्रा भी बढ़ा दें तो उसको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अब उसकी मात्रा बढ़ाने में, कर्मचारी को ज़्यादा रखने में उसकी लागत में भी वृद्धि होगी। तो जो लागत में वृद्धि हो रही है, जो लागत में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। सीधी सी बात है कि किसी उद्योग या किसी फर्म में यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जो उसके घटक है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और घटक में परिवर्तन करेंगे तो लागत में भी परिवर्तन होगा, और यही परिवर्तन लागत को ही क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स का ये 8वां पार्ट हमारा समाप्त होता है, और इसके अंतर्गत हमने उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, परिवर्तनशील लागत, सम सीमांत उपयोगिता, इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग को हमने पढ़ा और समझा। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 9वां पार्ट लेकर आएंगे और नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।